अस्सलाम वालेकुम, मैं ख़ान मलिकज़ादा। आज जो हम वीडियो बनाएँगे, वो एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे है और इस बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। आखिरकार हिंदुस्तान की राजनीति में मुसलमानों का बहिष्कार, ये सुनने में बहुत छोटा लगता होगा, लेकिन आप अक्सर 2014-15 के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह एक ग्राफ गिरा है मुसलमानों का राजनीति में। और पहले भी कोई राजनीति में ऐसा कोई ग्राफ नहीं था मुसलमानों का कि वो सत्ता में थे या उनके पास पावर था। सिर्फ चंद लोगों के हाथ में पावर था तब भी। पहले मुसलमान के नाम पे वोट मांगा जाता था, मुसलमान के नाम पर। अब मुसलमान के नाम से लोग भागते हैं। इसकी कुछ वजह है। जब आपके नाम से वोट मांगा जाता था तब पर भी आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। कुछ चेहरे को आपको दे दिया जाता था और उस चेहरे पे आप वोट दे देते थे, बीजेपी के डर के नाम से। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि बीजेपी के डर के नाम से वोट किसी को क्यों देना। बीजेपी पार्टी भी एक पार्टी है और ये संविधान हर किसी को हक देता है कि अपने पार्टी को मजबूत करे। तो उनकी राजनीति अलग है। अगर आप उस विचारधारा से खुद को नहीं जोड़ पाते हैं तो आप अलग जो विचारधारा उनसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को हराने के लिए अगर आप अपना वोट डालते हैं तो मूर्ख हैं आप। आपको अपना वोट अपने हिस्सेदारी के लिए डालना चाहिए था। तो लोग करते आए हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही शुरू होती है। आज जो हालात है वो मुसलमानों को बहुत पीछे कर दिया है। आपको नज़र नहीं आती होगी, नज़र आती भी होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सबको, क्योंकि मुसलमान जो रोज़गार करता था, जो सबसे आगे बिजनेस में था, आज वो नौकरी के पीछे ग्रुप डी, ग्रुप सी के पीछे भागता है। वो भी उनको मिलना कुछ नहीं है, मिलना कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करे जा रहे हैं लोग। ये बहुत दुःख की बात है और राजनीति में तो हम बहुत पीछे हो चुके हैं, क्योंकि हमें लोगों ने सिर्फ़ यूज़ किया है और यूज़ किया है मतलब जब चाहा यूज़ किया, जब चाहा निकाल के फेंक दिया। जब इलेक्शन आता है तो कई लोग सरों पे टोपी पहन लेते हैं, कई लोग गमछा पहन लेते हैं और इफ्तार पार्टी दे देते थे। आज से 2014 से पहले और 2019 तक भी था, ये थोड़ा बहुत चल रहा था कि ओके, 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 इनकी वोट तो हमारी बाप की बकैती है, हमको ही मिलेगी, क्योंकि ये लोग जाएँगे कहाँ? क्योंकि ये लोग बीजेपी से डरते हैं और ये बीजेपी का डर दिखाकर आपका और हमारा वोट हासिल करते थे। लेकिन करते थे किसके लिए? वो अपनों के लिए। मैं आप बात करूँगा जिन पे आप जवानी कुर्बान करने की बात करते थे। जब वो सत्ता में थे, उनके साथ हमारे कद्दावर नेता भी थे, श्री आज़म खान। तो उनको बोला जाता था कि वो डिप्टी सीएम है नहीं, लेकिन बोला जाता था क्योंकि बस पावर है, क्योंकि उनके पास मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम वोट्स है, इसलिए बोला जाता था। और मैं कल भी उतना समझ नहीं था मुझे उस टाइम भी, तब भी मैं उनको कोई अच्छा नेता वोता नहीं मानता था। अगर आपके पास पावर है तो उसका यूज़ करना था आपको। आपने एक यूनिवर्सिटी बनाया, उसको लोगों ने, और जब सत्ता पलटी तो उसको लोगों ने तोड़ दिया और आप पे इल्ज़ाम क्या-क्या लगाया? मुर्गी चोरी, बत्तख चोरी, बकरी चोरी, इस तरह का घिनौना इल्ज़ाम लगाया और आपको जेल में डाल दिया। और आपके साथ जो पार्टी थी और वो बैकफुट पे आ गई, बैकफुट पे आ गई और आपकी यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। आप पे किताब चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया गया होता। जब 2019 में भर्ती 17 में 16-17 में भर्ती निकला था, तो उस समय आप सत्ता में थे, तो आप बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन आप ज़रा पता करिएगा कि भर्ती सबसे ज़्यादा किस कास्ट की हुई थी? आपकी हिस्सेदारी कितनी मिली थी वहाँ पे? तो जिनको लीडरशिप मिलती है ना, वो गुलाम हो जाते हैं एक तरह से। बस साथ में खड़े हो गए, साथ में बैठ गए, उनकी मानसिकता वहीं तक सीमित रह जाती है। और ये मुसलमानों के लिए बहुत ही खतरा और ख़तरनाक था। लेकिन वक़्त धीरे-धीरे बदला है। मुसलमानों की राजनीति सोच तो बहुत पहले ही डूब चुकी है, उनके पास सोच है ही नहीं इस मामले के लिए। बुरा लगे या अच्छा लगे, पहले थी।
लेकिन अब नहीं है। एक बहुत बड़े प्लान के तहत आप सब से और ख़ास तौर से माइनॉरिटी मुसलमानों से इनसे सबसे बड़ा हक छीना गया। क्या था वो? शिक्षा का हक। जिन मोहल्लों में, जिन इलाकों में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होती है, ना वहाँ स्कूल खोले जाते हैं, ना ही हॉस्पिटल बनाए जाते हैं सरकार की तरफ से। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो आपका ये दिमाग मतलब विकसित ही नहीं होगा ना। वही पंचर लगाना, ठीक जैसे लोग बोलते हैं ना, और बोलते हैं अब्दुल पंचर वाला, बोलते हैं, आपने सुना होगा, बहुत सा चलता है मीम्स, तो आपने सुना होगा। लेकिन एक बाप की, एक बड़े भाई की, और हम सब की, जिनके पास पैसा है, उनका दायित्व क्या बनता है उन सब का? यही कि आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए हर हाल में, कम खाइए, कम पीजिए, कम पहनिए, अपने एक्सपेंसेस कम करिए। जिन मुसीबतों से आप निकल के आए हैं, कम से कम अपने बच्चों को तो मत दीजिए ना। और आने वाला वक्त आप जैसा नहीं है, आपका वक्त कट गया भाईचारा में, आने वाला वक्त आप देख ही रहे हैं किस तरह का है। तो सबसे पहले अपने बच्चों को काबिल बनाइए। आप काबिल थे, हैं, नहीं हैं, डज़न्ट मैटर, बट आपको अपने बच्चों को तो बनाना है। आने वाली नस्लों के लिए ये लड़ाई है। आपकी लड़ाई नहीं है, आप तो बहुत पीछे चले गए हैं, 20-25 साल पीछे हैं आप, क्योंकि हमारी सोच डेवलप ही नहीं हुई है वहाँ तक। हमारे और आपके बीच में ना सामाजिक लीडरशिप है, ना ही पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्योंकि हम चुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम हमेशा बैसाखी लेके चलना पसंद करते हैं, ताकि हमें लोग देशभक्त कहें। क्यों? कोई शक है कि आपको आप देशभक्त नहीं है? लोगों को बोलने से क्या होता है कि आपने अपनी खून की कुर्बानी नहीं दी? ये आपकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, तो अगला कुछ भी बोल के अनाप-शनाप चला जाएगा। सबसे पहला काम है, हम जो पिछड़ते जा रहे हैं, सबसे बड़ा रीज़न है वो अनएजुकेशन। हमारे लोगों को बीच में अनएजुकेशन बहुत बड़ी मुद्दा है, जो कि पढ़ाई नहीं करते, जो बीच में ड्रॉप कर देते हैं, या किसी वजह से पैसा अब बहाना ख़त्म, कि पैसे की वजह से आजकल गरीब परिवार में जो झुग्गी-झोपड़ी होती है, जिसमें घास और फूस के गाँव में बनते हैं, उनके घर वैसे हैं, लेकिन उनके बच्चे के पास मोबाइल 15,000 से 20,000 रुपए की है। वो क्या यूज़ कर रहे हैं वो? उससे कुछ सीख रहे हैं? नहीं, 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 कुछ भी नहीं। खुद को बर्बाद करने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोई आया था, जो बोला कि ये सिम फ्री है, डाटा फ्री है, ये हमेशा फ्री रहेगा, तो लोगों में लाइन लगाकर सिम लिया, अपने आधार कार्ड के नाम से। उस आधार कार्ड से कितना फर्जीकांड हुआ, नोटबंदी के बाद आप सब जानते हैं। और वो पढ़ता तो कोई नहीं है ना, उन्होंने टर्म एंड कंडीशन में लिखा होगा, मैंने भी नहीं पढ़ा, सिम तो मैंने भी लिया था, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। लेकिन बोला गया, प्रचार यही किया गया कि ये सिम फ्री है, फ्री मतलब फ्री है, कभी आपको रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए लोगों ने तांता लगाकर एक-एक दिन, 2-2 दिन ब्लैक में लोग सिम खरीदे। बहुत बड़ी कंपनी है, आप जानते हैं आप सब। तो मिला क्या? जो हमारी यंग जनरेशन है बर्बाद हो गई, बर्बाद। बर्बाद मतलब बर्बाद हो गई। उनको ए आदि एडिक्शन बनाया गया, उसको एडिक्ट बनाया गया मल्टीमीडिया न्यूज़ चैनल द्वारा, प्रोपेगेंडा द्वारा, कि वो सिर्फ़ मोबाइल में इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और वगैरह-वगैरह फ़ालतू चीज़ें सर्च करते रहें, अपनी चीज़ें भूल जाएँ। जो मेन मुद्दा है, जो मेन चीज़ है, एक-दूसरे को गाली-गलौज करें, यही था मुद्दा, और कुछ भी नहीं है, बर्बाद कर दिया। और पॉलिटिक्स लीडरशिप नहीं है। और शिक्षा संस्थान, जब सर सैयद अहमद ख़ान जब चले थे, उनकी एक सोच थी 50 साल बाद की, कि हमारे आने वाली जनरेशन के हिसाब से हमें बर्बाद हो जाएँगे अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। तो वो गली-गली घूमे, दर-दर घूमे। हम लोगों में से ही कुछ मठाधीश, जो 2 कौड़ी के दिमाग वाले थे, उनको बेइज़्ज़त किया, उनका विरोध किया कि ये इस्लाम को बर्बाद कर देंगे, ये ऐसा है, वैसा है, मॉडर्न एजुकेशन। अगर सर सैयद अहमद ख़ान ने उन जैसे 2 कौड़ी के लोगों की बात सुनी होती, तो आज एमयू जैसा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हमारे पास नहीं होता, और उससे निकलने वाले हज़ारों लाखों लोग माइनॉरिटी के कहाँ होते? ज़रा सोचिएगा। वही मानसिकता फिर से डेवलप हो रही है, याद रखिएगा, हमारे और आपके बीच में।
अगर कोई चलता है कोई अच्छा काम करने के लिए 10 लोग खड़े हो जाते हैं उसका पैर खींचने के लिए। ज़रा सवाल करिए खुद से कि आप क्या कर रहे हैं? पैर मत खींचिए किसी का। अगर कोई कोशिश कर रहा है, कोई किसी का सोच है, कोशिश कर रहा है तो उसको करने दीजिए फिर। नहीं, आने वाला वक्त बहुत बुरा है। सबसे ज़रूरी है एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाइए हर हाल में, और इतना पढ़ाइए कि वो काबिल बने। काबिल बनने का मतलब ये नहीं कि पैसा कमा के देगा आपको। काबिल बनने का मतलब है कि उसकी बुद्धि विकास होगी ना, उसकी बुद्धि विकास होगी तो वो पैसा भी कमा लेगा और अपना जीवन सफल बना लेगा। आप पे बोझ नहीं रहेगा। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हिंदुस्तान के में रहने के लिए सबसे ज़रूरी है, पॉलिटिकल लीडरशिप अगर आपके पास नहीं होगी ना, कुचल दिए जाएंगे हर जगह, जैसे कुचले जा रहे हैं अभी। आपकी धार्मिक आस्था कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर सोचिए ज़रा कि कैसे कैसे फैसले आ रहे हैं, किस किस मुद्दे पे फैसले आ रहे हैं। कोई खड़ा होकर संसद में बोलता था कि ऐसा होगा, अगर आप एक चीज़ देंगे तो कल 10 लोग और खड़े होंगे कि ये भी मेरा है। वही हो रहा है ना, वही हो रहा है। लेकिन हम में से ही कुछ लोग हैं, हम में से ही कुछ लोग हैं जो असदुद्दीन, मैं खुल के बोलूँगा, मैं असदुद्दीन अवैसी की बात कर रहा हूँ, जो कि राजा जैसी ज़िंदगी छोड़कर गली के दर बदर ठोकर खा रहे हैं। वो किसके लिए? अपने लिए। तुम्हें लगता होगा बहुत पैसा है, दूर से लगता है, कभी जाओ दारुस्सलाम मिल के आओ, मैं भी नहीं गया। लेकिन हक और सही का साथ देना भी एक सबाब का काम है। और जो लोग बरगला रहे हैं ना, बरगलाने वाले लोग हमेशा बरगलाते हैं। पत्थर तभी मारा जाता था, अभी भी बातों के पत्थर मारे जा रहे हैं। तो हक और सही का रास्ता बहुत मुश्किल है। और मैं दाद देता हूँ असदुद्दीन ओवैसी को कि अपने ही कौम के लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिल, आपका हिम्मत और आपका ईमान बहुत मजबूत है। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो लोग गिराने हैं, जो बोलते हैं ना बीजेपी का बी टीम है, सी टीम है, खुद से कभी पूछो ना, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं किसके लिए? वो बोलते हैं कि मैं अपने लिए नहीं, मेरा ज़िंदगी, इस ज़िंदगी में कामयाब हो सका नहीं हो सका, ये तो मेरा मुद्दा ही नहीं है। आने वाली नस्लों के लिए कम से कम बीज तो बो जाएँ, कम से कम ज़मीन तो नरम कर दें कि हमारी आने वाली नस्लें कम से कम सोच सकें कि उस पे हम अनाज उगा सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी तक। बड़े बदनसीब दिमाग वाले हैं आप कि आपके बीच में भीमराव अम्बेडकर जैसा महान नेता है, जिसने, अगर सोचिए, अगर भीमराव अम्बेडकर जैसा महान नेता ना होता तो दलितों का आज क्या हाल होता, सोच भी नहीं सकते आप। वो दौर था जब दलित कहीं से चलते थे तो उनके पीछे झाड़ू लगा दिया जाता था कि वो चलें तो अपना रास्ता साफ करते हुए चले। न उन्हें पानी पीने का हक था, ना कुछ हक था, ना बैठने का था बराबरी का हक। कौन दिया? मुसलमान थे साथ में हमेशा दलितों के, साना बसाना खड़े थे उनके साथ। लेकिन आज वही सबसे बड़े बन चुके हैं धर्म रक्षक। अगर मुसलमानों ने जिस तरह राजनीति करके भीमराव अम्बेडकर को बाहर निकाला गया था, अगर वो कलकत्ता से जाकर मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया होता और नहीं भेजा होता, तो आज हमारे बीच में जो इतना बेहतरीन भारतीय संविधान है, वो शायद ना होता उस तरह का जो आज है, जो सबके हक और हुकूक की बात करती है, जो इक्वालिटी, फर्टर्निटी और सबके लिए बात करती है, जस्टिस की बात करती है, सबके लिए बराबर। नहीं है अलग बात है, लेकिन बात तो करती है, उसमें बात ही नहीं होता। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि असदुद्दीन अवैसी एक ऐसा हीरा है जो कोयले से नहीं निकला है, वो जद्दोजहद करके, क्योंकि उनके घरों से ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना खून पसीना दिया है, अपने लिए नहीं। उनके दिलों में दर्द है मुसलमानों के लिए, उन पे होते जुल्म के लिए। वो हर जगह बोलते हैं, लेकिन हम में से और आप में से ही कुछ लोग हैं जो बोलते हैं ए टीम और बी टीम। शर्मनाक है ये। अरे अगर आपको साथ देना है किसी पार्टी का दीजिए, किसी भी पार्टी का दीजिए, वो आपका एजेंडा है। पर किसी को गिराने के लिए अगर आप ये बातें बोलते हैं कि वो ये इस टीम का है या वो इस टीम का है, याद रखिएगा, मरना तो सबको है, कब्र में तो सब जाएंगे,
हिसाब होगा, उसका सवाल बहुत भारी होगा और जवाब होगा नहीं आपके पास कि आपने इल्ज़ाम कैसे लगाया। बात सुनकर अपना दिमाग का बत्ती खोलिए, सोचिए, अपनी लीडरशिप को पैदा करिए, नहीं तो वक़्त आने वाला है जब घर से उठा-उठा कर मारे जाएँगे आप। जैसे हो रहा है अभी भी। आपको नहीं दिखता है, मत दिखिए। आप जिस टोपी और कुर्ते को शान से पहन के चलते थे, उसको आज लोग नीच नज़र से देखते हैं, दूसरी नज़र से देखते हैं। आपको डर लगता है? आप खुद से पूछिए ना। ज़रा एक बार टोपी लगाकर ट्रेन में थोड़ा बैठ के देखिए कि आपको कैसा लगता है। आपको खुद समझ में आएगा। हालात बदल चुका है, बदल रहा है। अगर आप नहीं बदले, अगर आपकी सोच नहीं बदली तो याद रखिएगा, अपने सोच को बदलिए, अपने बाप-दादा का सोच छोड़िए अब। आपके बाप-दादा तो सर सैयद अहमद खान को भी बेइज़्ज़त किए, उनका पैर खींचे, लेकिन वो जद्दोजहद नहीं छोड़े। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी को वैसे ही बोलता हूँ कि इतना सुनने के बावजूद उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि वो नहीं छोड़ते। हम और आप होते तो छोड़ते, खल्ली-बल्ली नहीं जाना यार, क्यों करें किसी के लिए? उनके लिए मरना भी है, लड़ना भी है, बोलना भी है और वही हमें सुनाते हैं। ज़रा खुद सोचिए कि वो आप किसी के लिए, अपने फैमिली के लिए काम करते हैं और वो बंदा ऐसे बोल देता है कि यार तुमने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, तो कैसा लगता है आपको? और असदुद्दीन ओवैसी को तो अपने ही लोग बोलते हैं जिनके लिए वो लड़ रहे हैं, संसद में खड़े होकर उनकी बेबाकी से बात करते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। सांसद तो और भी पार्टियों में थे, कुछ चेहरे गुलाब के नहीं, कमल के चेहरे हैं, जो किसी और भी पार्टी में उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती कि आपको नहीं बोलना है इस मुद्दे पे। शरीयत की बात होगी तो आपको नहीं बोलना है, इस्लाम की बात होगी तो आपको नहीं बोलना है। आपकी मस्जिदें तोड़ी जाएँगी, गिराई जाएँगी, आपको नहीं बोलना है। क्यों? उनके मुँह में किसी पार्टी अध्यक्ष का लगाम है, वो नहीं बोल सकती। वो लोग बंधुआ मज़दूर होते हैं, लेकिन आपकी क़यादत तो असदुद्दीन ओवैसी करता है ना। बोलिए बी टीम, सी टीम, क्योंकि सर में है नहीं, बिरयानी खोर हैं आप सब। नमक हरामी तो हमारे लोगों में कूट-कूट के भर चुकी है। कूट-कूट के भर चुकी है। छोड़िए, आप सबसे बात करना तो वैसे ही है जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना। जवानी कुर्बान करिए और जब दीदी के पास जाइएगा तो चप्पल जूता उतार के जाइएगा, क्योंकि आपको हक हुकूक नहीं है साथ में बैठने का, नहीं चप्पल जूता उतार के जाने का। और बहन जी के पास भी जाइएगा तो नज़रें नीची रखिएगा। हक हुकूक नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा नहीं करेंगे। मत करिए, सोचे रहिए। ये मत सोचिए कि 2 वोट देंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर लीडरशिप की बात आती है तो आप सही के रास्ते में आपका 2 वोट पड़ेगा, कोई बात नहीं है। आप अपना वोट दीजिए, अपने घर वालों को वोट दिलाइए। 10 वोट मिलेगा उस इलाके से, कोई बात नहीं जीतेंगे। आपने कोशिश की, ये बड़ी बात है। कोशिश करना हमने छोड़ दिया, इसलिए हम बदहाल हो चुके हैं। हम अपने आप में इतने मशगूल हो चुके हैं कि हमें दूसरे की फ़िक्र ही नहीं। हमें अपने पड़ोसियों की फ़िक्र नहीं, अपने रिश्तेदारों की फ़िक्र नहीं। चलिए, चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। लाइक, सब्सक्राइब कर ली आई डोंट केयर। थैंक यू। अगर आप रुके रहे इतना देर तो आपका बहुत शुक्रिया। पेशेंस चाहिए सुनने के लिए, नहीं तो आजकल तो लोग स्क्रॉल का ज़माना है, स्क्रॉल कर देते हैं 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। लाइफ टाइम बहुत छोटी हो चुकी है। लॉन्ग वीडियो कोई देखता ही नहीं। शॉर्ट वीडियो से कुछ भी नहीं मिलने वाला। किसी भी चीज़ पे, किसी फील्ड में जाने वाले हैं, लॉन्ग वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा प्रॉपर। ये 10 सेकेंड, 20 सेकेंड में कुछ भी नहीं होता टाइम वेस्ट के अलावा। ज़िंदगी को बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलिए। खुद को बदलिए। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।